तो गाइस क्या तुम्हें इंडिया का हिस्ट्री पता है? अगर नहीं पता है तो गाइस आज हम वही देखने वाले कि इंडिया को जो कि है 1947 में आज़ादी कैसे मिली थी और जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स है वो क्या क्या स्टेप्स लिए थे हम लोग को इंडिया को आज़ाद कराने के लिए। और गाइस आज का जो वीडियो है हमारे गौरव ठाकुर भाई जो कि है गेट सेट फैक्ट्स के चैनल से आप जानते होंगे, उनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जरूर से चेकआउट कर लेना। और जल्दी गाइस आज का नया वीडियो शुरू करते हैं। और गाइस आप लोग ये वीडियो पर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे ऐसे और न्यू वीडियोस ला सकूँ। तो चलेगा आज का न्यू वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव ठाकुर और जरा इसे देखो, ये है 1857 का इंडिया। आप क्लियरली ये देख सकते हो, इसमें सिर्फ ये और ये तीन रीजन के अगेंस्ट रिबेल कर रहे थे। लेकिन फिर आया 1857 रिवोल्ट का दौर, एक ऐसा दौर जब स्थिति कुछ ऐसी बदली कि दिल्ली के इलाके में उस वक्त ब्रिटिशर्स सिर्फ 40,000 के अराउंड थे और उनके विपरीत करीब 2 लाख रेवोल्यूशनरीज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। सिर्फ इन 2 से 3 महीनों के अंदर ही मामला इतना बिगड़ गया था कि उस वक्त के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के खुद के ये शब्द थे कि घड़ी ऐसी आ गई थी कि हम इन भारतवासियों के हाथों रौंद दिए जाते। ये वही दौर था जब भारत आजादी के एकदम ज्यादा करीब था। मगर अफसोस हमारे रेवोल्यूशनरीज की कुछ गलतियों की वजह से हम 90 साल पहले आजाद होते होते रह गए। सिर्फ कुछ चीजें 90 साल पहले तो शायद हम 90 साल पहले आजाद हो गए होते। भाई क्या गलती कर दिया इन्होंने? इंडिया could have get 29 मार्च 1857 बैरकपुर में स्टेशन ब्रिटिश इंडियन आर्मी ट्रूप के एक सीपॉय मंगल पांडे ने अपने सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर को गोली से मार दिया। वजह यह थी कि उस वक्त के एनफील्ड राइफल की बुलेट कार्ट्रिजेस में गाय और सूअर की चर्बियों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता था। गाय और सूअर, जैसे आपको पता है, का मांस हिंदू और मुस्लिम्स इन दोनों के धर्मों के खिलाफ है और इसीलिए इस ट्रिगर की वजह से दोनों धर्मों के सोल्जर्स इस विद्रोह में एकजुट होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो गए। सो चिंगारी तो ब्रिटिशर्स से लग चुकी थी, लेकिन यह विद्रोह आग में तब तब्दील हुआ जब ब्रिटिशर्स ने मंगल पांडे को उनकी इसी बगावत की वजह से सरेआम फांसी दे दी। इससे मीरठ, लखनऊ, बरेली, कानपुर और झांसी के आर्मी कैंप्स में स्टेशन सारे इंडियन सीपॉयज इतने ज्यादा भड़क उठे कि उन्होंने इन्हीं एरियाज के ऑलमोस्ट सारे सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार डाला और इन इलाकों के आर्मी कैंप्स पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। इनफैक्ट उन्होंने सारे एरियाज को ही अपने कब्जे में लेकर उन जगहों को ब्रिटिशर्स के चंगुल से छुड़ा लिया था और बहादुर शाह जफर, तब के आखिरी मुगल राजा, का राज नॉमिनली रिस्टोर कर लिया था। इसके बाद इन क्रांतिकारियों ने अपनी रुख दिल्ली की तरफ मोड़ ली, क्योंकि उन्हें इस विद्रोह को नेशनल लेवल पर लेकर जाना था और वो तभी पॉसिबल होता जब इसका कोई नेशनल फेस हो। और दिल्ली इसीलिए क्योंकि चाहे दिल्ली सल्तनत हो या मुगल्स, ये धारणा बन चुकी थी कि जिसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया वो पूरे भारत दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। और इसीलिए रेवोल्यूशनरीज ने ब्रिटिश पेंशन पर जी रहे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को इस लड़ाई का फेस बनाने का सोचा, जो एक समय पर मेजॉरिटी भारत पर निर्विरोध यानी कि अनडिस्प्यूटेड राज करते थे। और फिर बस इसी मोटिव से 70,000 की सेना लाल किले के अंदर इकट्ठा हो गई। इसे देखकर बादशाह को रेवोल्यूशनरीज की बात माननी पड़ी और बादशाह के हाँ करते ही यह आजादी के जंग की चिंगारी आसपास के शहरों में फैलने लग गई। लोकल फार्मर्स और बाकी के लोग भी इससे जुड़ने लग गए और ये पूरा इलाका एक तरीके से वॉर जोन में तब्दील हो गया। अब दिखने में तो सब सही चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार हम अंग्रेजों से जीत ही जाएंगे, लेकिन इसी दौरान हो गई हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती। ये रिवोल्ट इतना बड़ा हो गया था कि दिल्ली को कंट्रोल करने के लिए मीरठ और बाकी जगहों से आए रेवोल्यूशनरीज की सैन्य टुकड़ियां अपने जीते हुए इलाकों को अनगार्डेड छोड़कर लाल किले और दिल्ली में ही स्टेशनड हो गई थी। उन्होंने सारे ट्रेन फोर्सेस को बैकअप नहीं छोड़ा इन लोगों ने, वही गलती। लेकिन बाकी के जीते हुए एरियाज जैसे लखनऊ, बरेली, कानपुर और झांसी को सिविलियन सोल्जर्स के भरोसे पर छोड़ा था। अब क्योंकि सिविलियंस वॉरफेयर टैक्टिक्स के लिए अनट्रेन्ड थे, ऊपर से उन्हें गाइड करने वाला, उन्हें डायरेक्शन देने वाला भी कोई नहीं था, which ultimately resulted into a big loss for these revolutionaries। क्योंकि दरअसल एक तरफ जहां पर ये रिवोल्ट चल रहा था, उसी वक्त उन्हीं इलाकों में कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स को यह दिखा कि कई इंडियन रेवोल्यूशनरीज एक दूसरे को रोटियां दे रहे हैं। यूएस के स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट द्वारा पब्लिश्ड एक ऑफिशियल आर्टिकल के अनुसार मार्च 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी सर्जन डॉक्टर गिलबर्ट हेडो ने अपने ब्रिटेन में रहने वाली बहन को खत लिखा था और खत में यह था कि इंडिया में अचानक कुछ अजीब घटनाएं घटनी शुरू हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये किसी रिलीजियस सेरेमनी से रिलेटेड है या फिर किसी सीक्रेट सोसाइटी की करतूत है।
यहाँ पर सब Okay. उसे चपाती मूवमेंट कह रहे हैं। चपाती Now, movement. जिनको इस मूवमेंट के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दूं कि उन दिनों भाई, ना मुझे नहीं हर पता गांव है। का एक लोकल चौकीदार हुआ करता था और इनमें से कुछ चौकीदारों को अचानक एक रोज चपाती मिलती है विद एन ओरल मैसेज था कि कुछ और चपातीस बनाओ और वो अगले गांव के चौकीदार को पास ऑन करो। वो हर रात अपनी पगड़ियों में छुपाकर वो चपातियां अपने बगल के गांव तक ले जाते और देखते ही देखते हर एक रोटी एक रात में करीब 200 से 300 किलोमीटर दूर तक ट्रैवल करने लगी। नाउ दिस वॉज अलार्मिंग, क्योंकि जैसे कि आपने डॉक्टर गिलबर्ट के लेटर में खुद देखा, पहली बात तो ब्रिटिशर्स में काफी कंफ्यूजन था और दूसरी बात उसी स्मिथसोनियन के आर्टिकल के हिसाब से ये चपातियां उन दिनों ब्रिटिशर्स की फास्टेस्ट मेल सर्विस से भी फास्ट ट्रैवल कर रही थी और वो भी साउथ में नर्मदा नदी से लेकर ऊपर नेपाल बॉर्डर तक और फिर वहां से वेस्ट की ओर पंजाब तक भी। नाउ ये पूरा मूवमेंट एग्जैक्टली किसने शुरू किया, कहां से शुरू किया और क्यों किया गया, ये आज तक कोई नहीं जानता। इसके पीछे लोगों के बस कुछ अनुमान है कि शायद जैसे ब्रिटिशर्स कुछ अर्जेंट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए अपनी तब की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेलीग्राफ को यूज करते थे, मगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हमारे इंडियन रेवोल्यूशनरीज के पास नहीं थी। सो इसके लिए उन्होंने अपनी एक यूनिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी निकाली, चपाती। दूसरी बात ये हो सकती है कि कुछ रेवोल्यूशनरीज nice idea इसके यार। थ्रू ऐसे ये भी भाई टेस्ट कर रहे हो इंडिया ही कर सकते सकता है ऐसा हैं ideas आगे तो। अगर कोई विद्रोह होता है तो उनके साथ कौन खड़ा रहेगा और कौन नहीं, या फिर मे बी वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स अपने शक की वजह से नॉर्थ इंडिया की सबसे स्टेपल डिश रोटी को ही बैन कर दे, जिससे एक और अल्टरनेट सिविलियन रिवोल्ट खड़ा हो जाएगा। खैर, वजह जो भी रही हो, या हमारी दूसरी सबसे बड़ी गलती ये हुई कि इस चपाती मूवमेंट की वजह से 6 से 7 महीनों तक सिर्फ चपातियां फैली, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं। उन्होंने चाहा क्या था वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये जरूर मालूम है कि अपनी इस खुद की बनाई तरकीब का फायदा वो नहीं ले पाए। उल्टा हुआ ये कि इस मूवमेंट पर रोक लगाने के लिए ब्रिटिश इंडिया के उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को काफी अच्छा समय मिल गया। उन्होंने अपनी पूरी ब्रिटिश इंडियन आर्मी, चाहे वो जस्ट क्रीमिया वॉर से लड़कर आई हो या चाइनीज वॉर से लौटी हो, उन सबको दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में स्टेशन कर दिया ताकि वो ट्रेन रेवोल्यूशनरीज से डील कर सके। और मीरठ, लखनऊ, कानपुर, इन जगह पर मौजूद रेवोल्यूशनरीज के सिविलियन फोर्सेस से डील करने के लिए अपने सबसे ट्रस्टेड पंजाब और गोरखा रेजिमेंट्स को वहां पे भेज दिया गया। अब आते हैं हमारी तीसरी सबसे बड़ी गलती पे। इसी दौरान ही लॉर्ड कैनिंग ने 1857 रिवोल्ट क्रश करने के बाद हैदराबाद और ग्वालियर को एक्नॉलेज करते हुए ये कहा कि अगर इन दो इंडियन एम्पायर्स ने उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया होता तो भारतीय उन्हें उसी वक्त आसानी से रौंद चुके होते। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द सिचुएशन। उस वक्त मराठास के दो मेजर क्लैंस थे, एक झांसी और दूसरा ग्वालियर का सिंधिया। इनमें से झांसी जब ब्रिटिशर्स से हारी थी तो सिंधिया ने ब्रिटिशर्स की जीत पर एक बड़ा सेलिब्रेशन रखा था और साथ उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी थी। अब रही बात हैदराबाद के निजाम्स की, तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हेटरेट साउथ इंडिया तक ना फैले, इसीलिए उन्होंने एज अ बफर स्टेट एक्ट किया। इनकी वजह से मद्रास प्रेसिडेंसी की आर्मी एक अकेली ऐसी थी जहां कोई भी रिवोल्ट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ और पूरा रेवोल्यूशन सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित रहा। और फिर एक लखनऊ के चीफ थे मान सिंह, ये तो रिवोल्ट में हर कुछ टाइम बाद जो भी साइड जीतने लगती थी उस साइड से लड़ने लग जाते थे, कभी कानपुर की तरफ से, कभी सिंधिया की तरफ से, तो कभी ब्रिटिशर्स की तरफ से। यानी कि फ्रेंड्स, आप क्लियरली देख सकते हो कि कई प्रिंसली स्टेट्स टेक्निकली सिर्फ अपने खुद के एम्पायर्स के लिए लड़ रहे थे, अपने खुद के फायदे के लिए, ना कि पूरे भारत के फायदे के लिए और ना ही आजादी के लिए। अब इस इशू को टैकल करने के लिए नाना साहब ने यह भी सोचा कि क्यों ना एक काम किया जाए, देश के लोगों का नहीं तो अपने विदेशी एलाय रशिया से मदद ले लिया जाए। बट गेस व्हाट, बैड लक अपने पीक पर था और इसीलिए 1854 क्रिमियन वॉर में अपने 8 लाख में से 5 लाख सोल्जर्स ऑलरेडी गंवाने की वजह से रशिया नाना साहब को हेल्प करने की स्थिति में ही नहीं थी और इसीलिए ऐसे डेस्परेट सिचुएशन में हेल्प ना मिलने की वजह से रशिया पहले भी हमारा दोस्त था और अभी भी 1857 रिवोल्ट में आजादी नहीं हासिल कर पाए। अब whatever may be the case, इस पूरे रिवोल्ट के दौरान पंजाब और गोरखा रेजिमेंट्स का अपने ही लोगों पर अटैक करना, देन प्रिंसली स्टेट्स का अपनों के खिलाफ जाकर ब्रिटिशर्स का साथ देना, इन सभी एग्जाम्पल से ब्रिटिशर्स ये अच्छी तरीके से समझ गए थे कि इंडियंस को आसानी से खरीदा जा सकता है और बस फिर ब्रिटिशर्स ने अच्छी खासी सैलरीज के जरिए इंडियंस को अपनी आर्मी में हायर करना शुरू कर दिया और सिलेक्शन का प्रोसीजर भी ऐसा रखा जिसमें कास्ट नहीं बल्कि एबिलिटीज के बेसिस पर अपॉर्चुनिटीज दी गई और इस वजह से कहीं ना कहीं लोअर कास्ट के लोगों के लिए ब्रिटिशर्स के लिए काम करना ज्यादा प्रेफरेबल ऑप्शन बन गया और यहीं से शुरुआत हुई उनके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी।
ब्रिटिशर्स ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का यूज करते हुए अपने एक सीक्रेट एजेंट की मदद से कुछ मेजर सिटी सेंटर्स लाइक बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद इनमें स्थित हिंदू टेंपल्स के ऊपर लहराते हुए सैफरन फ्लैग्स को निकालकर उनकी जगह पर हरे फ्लैग्स को इंस्टॉल कर दिया, जिससे हिंदू मुस्लिम रायट शुरू हो गए और दोनों भी समुदायों में रिलीजन को लेकर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी उत्पन्न होने लग गई। ये ब्रिटिशर्स के लिए एक मास्टर मूव था। उन्होंने सीधे उसी चीज पर स्ट्राइक किया जिसके एब्सेंस में ये सारा रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, और वो था रिलीजियस एनिमोसिटी। जैसे कि आपको मालूम है, पूरा रेवोल्यूशन शुरू हुआ था गन के कारतूसों में गाय और सुअर के चर्बी को इस्तेमाल करने से, जिससे कि दो रिलीजियन साथ में मिल पाए और मिलकर इन्होंने ब्रिटिशर्स का सामना करके उन्हें खदेड़ भगाया। वो टाइम पे रिलीजियस यूनिटी ने इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया था, बट ब्रिटिशर्स अपनी इस हार से सीख कर रिलीजियस इनसिक्योरिटी बढ़ाना शुरू कर दिए। इन्होंने सोल्जर्स पर रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करने पर कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। इससे लोगों में सेगमेंटेशन ऑफ आइडेंटिटी टूटने लग गया। जैसे कोई हिंदू तिलक नहीं लगाएगा, कोई सिख टर्बन नहीं पहनेगा और कोई मुस्लिम बियर्ड नहीं रखेगा। इन सारे रिस्ट्रिक्शन से इंडियन रेवोल्यूशनरीज फाइनली एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि उन्हें अब आइडिया ही नहीं था कि उनके बगल में जो खड़ा है वो भी उनके साथ है या नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर सब कुछ साइड में भी रखे ना, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि इस वॉर में हारने का सबसे मेजर रीजन था लैक ऑफ कॉमन विजन। अगर हम इस इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास अमेरिकन की तरह फ्रीडम, ये विजन था ही नहीं। इनफैक्ट पूरे वॉर में मेजर क्लैंस या लीडर्स के अपने पर्सनल मोटिव्स थे और कोई भी इंडिया को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के लिए नहीं लड़ रहा था, और इसीलिए इसके फेलियर ने इंडिया पर एक बड़ा चैलेंज लाकर रख दिया। जिस मूवमेंट से हम इंडिपेंडेंट होने वाले थे, उसी मूवमेंट के फेलियर ने इंडिया का पूरा कंट्रोल एक दूसरे देश के हाथों में दे दिया और हम ऑफिशियली एक दूसरे देश के गुलाम डिक्लेयर हो गए। क्योंकि इस वॉर के बाद इंग्लिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास करके इंडिया को एक ब्रिटिश स्टेट ही बना डाला, और ये सब सिर्फ कुछ गलतियों की वजह से जो हम रोक सकते थे। वेल फ्रेंड्स, इस बारे में आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में बताना। एंड यू नो व्हाट, आज भी हम इंडियंस के पास मौका है कि हम वो सारी चीजें जो इंडिया से चुरा कर लेके गई थी उसे वापस से भारत में ला सकते हैं। हाल ही में इंडिया ने रिपेट्रिएशन ऑफ द पास्ट नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया है, जो सबसे पहले तो 6000 करोड़ के वर्थ का हमारा सबसे कीमती कोहिनूर हीरा को वापस लाएगा, और उसके अलावा भी बाकी कीमती आर्टिफैक्ट्स को ब्रिटिश म्यूजियम से इंडिया लाएगा। लेकिन ये कैंपेन आखिर क्या है और किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रहा है, उसे अगर आपको जानना है तो यहाँ पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, आप यहाँ पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना और गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गौरव जी ठाकुर, तो इसको देख ले क्या गाइस, इसको भी चलो इसको देखते हैं। Welcome back to the debate. एक सेकंड To return Indian artifacts. One Okay. single diamond which is inside there, which is the Kohinoor. It represents colonization and bloodshed. Give it back to India. 105.6 कोहिनूर Diamond should return. यही वजह है कि अब कोहिनूर को वापस भारत लाने की जो उम्मीद है वो और बढ़ गई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव ठाकुर और इंडियन गवर्नमेंट ने 6000 करोड़ रुपीस के कोहिनूर हीरे के साथ साथ जो भी इंडियन प्रीशियस आर्टिफैक्ट्स है ब्रिटिश म्यूजियम में रखे हुए, उन सभी 6000 को करोड़, वापस लाने भाई, के लिए क्या amount है ऑफिशियली यार। रिपेट्रिएशन ऑफ द पास्ट नाम के कैंपेन को लॉन्च कर दिया है। सितंबर 2022 क्वीन एलिजाबेथ II की डेथ कोहिनूर को इंडिया में वापस लाने की डिमांड का एक ट्रिगरिंग पॉइंट बन गया। सबसे पहले तो इंडिया में कोहिनूर को लेकर आने के लिए कई सारे पिटिशंस दर्ज हुए, लेकिन ये एक वेव में तब्दील तब हुए जब 16 फरवरी 2023 को गुड मॉर्निंग ब्रिटेन नाम की एक न्यूज टीवी शो में ब्रिटिश इंडियन एक्ट्रेस नरिंदर कौर का एक वीडियो काफी वायरल हो गया। It represents colonization and bloodshed. Give it back to India. I don't see why an Indian child from India has to travel all the way to the UK to look at it and just pay for it. जहां पर उन्होंने कोहिनूर वापस करने की बात मीडिया में स्ट्रांगली रखी, और फिर इसके बाद तो पूरे सोशल मीडिया पर ये दो हैशटैग्स काफी ट्रेंडिंग हो गए। इस पूरे मूवमेंट को इंडियन सेलिब्रिटीज ने भी खूब सपोर्ट किया। क्रिकेटिंग लेजेंड सुनील गावस्कर ने तो लाइव कमेंट्री में एलन विल्किंस को कोहिनूर लौटाने की मांग भी कर दी। बट फ्रेंड्स, मैटर ऑफ फैक्ट तो ये है कि ये रिपेट्रिएशन कोई आजकल की बात नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट उन आर्टिफैक्ट्स को 2014 से ही वापस लाने में जुटी हुई है। तब खुद पीएम मोदी ने ये ओपनली कमिट किया था कि वो मोदी बना था 2014 में, तब से लेकर आएंगे जो दूसरे देशों के म्यूजियम्स में रखे हुए। तब से टोटल 200 से भी ज्यादा इंडियन आर्टिफैक्ट्स यूएस, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड जैसे देशों से इंडिया वापस आ भी चुके हैं। बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग एंगल ये भी है
क्योंकि काफी कम लोग ये जानते हैं कि भारत के ये सारे अनमोल रत्न सिर्फ हिस्टोरिकली कॉलोनियल पावर्स द्वारा ही इंडिया से लूटे नहीं गए हैं। इंडिया के हेरिटेज लॉस का एक मेजर रीजन स्मगलिंग भी है। यूनेस्को के अनुसार ब्रिटिशर्स के जाने के बाद से बाहर गया था। 50,000 इंडियन आर्टिफैक्ट्स स्मगल होकर बाहर के देशों में गए हैं। टाइम्स ऑफ लंदन के हिसाब से सिर्फ पिछले एक साल में ही टोटल $16 मिलियन के आर्टिफैक्ट्स इंडिया से स्मगल किए। $16 मिलियन। गवर्नमेंट इसको कर्ब करने कितना हो गया यार? भी कर बहुत ज्यादा हो रही है। गया हाल ही तो। में न्यूज ये भी आया था कि कमेंट में गवर्नमेंट ने बताओ यार स्मगलिंग सबसे। रैकेट के एक मेजर प्लेयर सुभाष कपूर को अरेस्ट किया, जिसने अपने निम्बस इंपोर्ट एक्सपोर्ट नाम की एक कंपनी के थ्रू लॉर्ड अर्धनेश्वरा की एंटीक मूर्ति को मैनहट्टन म्यूजियम को बेचा था। एक्चुअली ना ये स्मगलर्स काफी सिस्टमैटिकली ऑपरेशंस को कैरी आउट करते हैं। एसपीएमआरएफ रिपोर्ट के अनुसार इन ऑपरेशंस के मेन खिलाड़ी होते हैं डीलर्स, जो चेन्नई और मुंबई जैसे शहरों में बैठकर इन ग्रुप्स के लोगों को पैसों के बदले कोई आर्टिफैक्ट चोरी करने का काम देते हैं। इन आर्टिफैक्ट्स के मिलते ही वो अपने फेक कंपनीज लाइक निम्बस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए एक आर्टिफैक्ट ऑथेंटिकेटर के पास जाते हैं। ये ऑथेंटिकेटर्स भी उन स्मगलर से मिले हुए होते हैं और वो उन डीलर्स को आर्टिफैक्ट्स के ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट्स बनवा कर दे देते हैं, जिससे लेकर फिर डीलर्स आर्टिफैक्ट्स को अब्रॉड के किसी भी आर्ट गैलरी या म्यूजियम को आसानी बेच सकते हैं। अब ये प्रोसेस पहले तो और भी ज्यादा रैम्पेंट हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल इंडिया के स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक टाइज की वजह से ऐसे कई सारे एंटीक स्मगलिंग रैकेट्स को बस्ट कर दिया गया और ज्यादा से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स इंडिया में वापस आए। प्रिंट न्यूज के एक आर्टिकल के मुताबिक 2014 से लेकर अब तक 200 आर्टिफैक्ट्स को इंडिया ने रिटेन कर दिया है, जिनमें से एक सबसे प्रोमिनेंट है नटराज आइडल, जिसे ऑस्ट्रेलिया से लेकर वापस आया गया था। ऑल्सो अनदर थिंग टू कंसिडर, जब इन आर्टिफैक्ट्स को इंडिया में लेकर आया जाएगा, इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा इंडिया के टूरिज्म सेक्टर को। एक सेक्टर का इंडिया के जीडीपी में कितना बड़ा रोल होता है, ये आप इसी से समझ लो कि अकेले इंडिया के गेमिंग सेक्टर ने ही इंडिया की जीडीपी में 167 बिलियन रुपीस का कंट्रीब्यूशन किया। इनफैक्ट एक ऐसा ही गेम है जो इंडिया के इकोनॉमी में हेवीली कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो अब आप इंडियन गेमिंग इकोनॉमी का पार्ट बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको नेसेसरी स्किल्स लगेंगे, जिसे आप एक काफी बिगिनर फ्रेंडली एंड फ्री प्लेटफॉर्म पर एक्सरसाइज कर सकते हो। वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप्स पीसी और वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप्स लेजेंड्स, इसके लिए इस गेम में 600 इसके अंडर्स को कलेक्ट करके अपने यूनिक प्ले स्टाइल को क्रिएट आप। अबे ये भी ऐड है, शिट। ये कूपन कोड यूज गौरव भाई, रजिस्टर इट। हाँ ठीक है, कर लेंगे। कर रहे हैं जैसे ग्रीस और कैम्बोडिया। सो बात कुछ ऐसी है ना, भाई तुम लोग के लिए स्किप किया है, लाइक कर दो। 19th सेंचुरी में कई सारे सीक्रेट कैम्बोडियन आर्टिफैक्ट्स को ब्रिटिश म्यूजियम्स को बेच दिया था। उसी तरह लॉर्ड एल्गिन नाम के एक ब्रिटिश डिप्लोमैट ने ग्रीक के पैंथियन टेंपल से 17 स्टैचूज निकालकर ब्रिटिश म्यूजियम्स में प्लेस कर दिया था। सो ऐसे कई सारे और भी कंट्रीज है जो ब्रिटेन से अपने आर्टिफैक्ट्स वापस लाना चाहते हैं। ब्रिटेन एक बहुत ही इंपीरियलिस्ट कॉलोनाइजर था, जिसने दूसरे भी कंट्रीज को कॉलोनाइज किया था और लूटा था, और इंडिया के जैसे दूसरे कॉलोनीज भी एक साथ अब अलायंस बनाने की बात कर रहे हैं। तो शायद इस नए बनने वाले अलायंस में और भी मेजर कंट्रीज ऐड होंगे धीरे धीरे करके, और इस स्ट्रैटेजी से कोहिनूर हीरे के इंडिया में लौटने के चांसेस और ज्यादा हाई हो जाएंगे। और अगर आज के तारीख में हम ब्रिटेन का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें तो ब्रिटेन टॉपिक को घुमा रहा है, क्योंकि फिलहाल ब्रिटेन ये कह रहा है कि कोहिनूर हीरा इंडिया का ही है। ये हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल दूसरी भी और कंट्रीज है जो इस हीरे पर अपना क्लेम कर रही है, और ब्रिटेन के हिसाब से इसका ट्रू ओनर का पता लगाना इम्पॉसिबल है। देखो ऐसी बात है ना कि कोहिनूर के इंडियन ओरिजिन का सबसे पहला मेंशन गरुड़ पुराण में है, जिसका मेंशन श्यामंतका इस नाम से किया गया है, और शायद इसीलिए मिथोलॉजिकली लॉर्ड कृष्णा से भी इस हीरे को जोड़ा जाता है, बिकॉज कृष्णा को श्याम ही बुलाते थे। और इसके बाद कई सालों तक इस डायमंड के कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं है अंटिल 1294 एडी, जहां से कोहिनूर की जर्नी ककतिया डायनेस्टी के राजा मालवा से लेकर सल्तनेट्स और डायनेस्टीज के पोजेशंस से गुजरी। मगर बात तब बदल गई जब 1849 में सिख एम्पायर के 10 साल के राजा दुलीप सिंह से ब्रिटिशर्स ने एक एग्रीमेंट साइन कराया, जिससे कोहिनूर ब्रिटिशर्स के पास आ गया, वो भी बिना उसके लीगल कंसेंट के। अब सिख एम्पायर ब्रिटिशर्स के हाथों में आया लास्ट बड़ा इंडियन एम्पायर था, और इसीलिए कोहिनूर के पोजेशन को ब्रिटिशर्स ने एज अ विक्ट्री सिंबल ले लिया। इनफैक्ट इसके बाद कोहिनूर को म्यूजियम में रखने से पहले उन्होंने लिटरली इसके लिए आलिशान एग्जीबिशन, ग्रेट एग्जीबिशन ऑफ वर्क्स ऑफ इंडस्ट्री ऑफ ऑल नेशंस भी ऑर्गेनाइज किया था। एग्जीबिशन के लिए पूरे पैलेस को खूबसूरत तरीके से सजाया गया, जहां लोगों की भीड़ के बीच में एक लोहे के पिंजरे में रखा गया था द एक्सक्विजिट कोहिनूर डायमंड। इसे देखने के लिए इतने लोग आए थे कि वहां पुलिस से लोगों की भीड़ संभाली नहीं जा रही थी। पर यह तो जनता की बात है। किंग जॉर्ज द 6th
तो इस King डायमंड से कुछ खास इंप्रेस नहीं थे, क्योंकि जब कोहिनूर को लाया गया था वो एक 186 कैरेट का पत्थर था और इसीलिए उन्होंने एक डच कंपनी को उसे तराशने का काम सौंपा, जिन्होंने कोहिनूर को आज वो जैसा दिखता है उसे वैसे 106 कैरेट में कन्वर्ट कर दिया। मगर डायमंड के फैक्ट्री से लौटने से पहले ही उनकी मौत हो गई और इसी कोइंसिडेंस के बाद पूरे ब्रिटेन में ये बात फैल गई कि कोहिनूर के ऊपर एक ऐसा श्राप है कि उसे रखने वाले कि कभी भी अचानक से मौत हो जाएगी। और तो बस भाई मर यहीं जाओ से ना। पूरी दुनिया में ये Sorry, कहावत sorry, स्प्रेड sorry, हुई sorry. कि वो डायमंड काफी विशियसली पावरफुल है, तुम्हें पता है किसके लिए बोला ओनली है? द गॉड्स एंड वुमेन कैन बेयर इट। और इसीलिए आप देखोगे तब से लेकर आज तक कोहिनूर सिर्फ रॉयल फैमिली के फीमेल लिनिएज में ही पास ऑन होते आया है। लेकिन फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स कोहिनूर का ओरिजिन तो इंडिया का ही है। कितने सदियों तक वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ही रहा है, तो फिर इंडियन हिस्ट्री का इतना मेजर हिस्सेदार होते हुए भी वो ब्रिटिश रॉयल फैमिली में क्यों पास ऑन होते जा रहा है? अपने इसी हेरिटेज को वापस लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट 1947 से ही एक्शन ले रही है। 1953 और 1997 में जब क्वीन एलिजाबेथ II इंडिया आई थी, तब भी इंडिया ने अपने सारे आर्टिफैक्ट्स को वापस करने की ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसमें खास करके कोहिनूर भी था। मगर कोहिनूर के लिए स्पेशली उन्होंने ये जवाब दिया कि वो कोई चोरी की हुई चीज नहीं है, उन्हें तो तब के सिख राजा दुलीप सिंह ने गिफ्ट के तौर पर दिया था। उसी तरह 2016 में भी एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया था, जिस पर SC का ये कहना था कि गिफ्ट ये नहीं दिया इंटरनेशनल था, डिप्लोमेसी मैडम। का मामला है। मगर इस बार इंडियन गवर्नमेंट अपने डिसीजन पर फर्म है और ये टाइम भी एक्चुअली काफी सही है। ब्रेक्सिट के बाद से यूके की इकोनॉमी गिरती चली जा रही है, वहां पाउंड डीवैल्यू होते जा रहा है। वहीं इंडिया की अगर बात करें तो यूके में सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है और इसीलिए यूके फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए इंडिया से काफी पुश कर रहा है। इसका ये मतलब है कि आज इंडिया को second यूके के investor ऊपर है क्या? अच्छा तो भाई leverage हटा है, दो, जिससे पूरा उन पर अच्छा खासा कुछ नहीं बोल pressure सकता बनाया मैं, जा guys, सकता है। like कर दो। As सुप्रीम कोर्ट राइटली सेड, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का मामला है और यही विवाद हो डिप्लोमेसी जाएगा, मैं कुछ रचाने बोल का दूंगा आज तो। से सुनहरा मौका भारत को कभी नहीं मिला। मगर वहीं पर यूके पार्लियामेंट का एक्सप्लेनेशन इसको लेकर सेम है, जो हमने पहले डिस्कस किया कि कोहिनूर गिफ्ट है। लेकिन इंटरेस्टिंगली 2010 में फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरॉन ने एक इंटरव्यू के दौरान ये ओपनली कहा कि अगर यूके कोहिनूर को वापस दे देता है तो धीरे धीरे यूके के सारे म्यूजियम्स खाली हो बंद जाएंगे। हो जाएगा। यस, say yes to one, एग्जैक्टली। you suddenly find the British Museum would be emptied. क्योंकि ऑफ कोर्स यूके ने बाकी देशों को भी तो लूट के रखा है। मतलब यहाँ पर डुअलिटी देख रहे हो। ऑल्सो एक और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसे और भी नेशंस हैं जिन्होंने दूसरे कंट्रीज के प्रीशियस आर्टिफैक्ट्स चुराए हैं, लेकिन ब्रिटेन में और दूसरे कंट्रीज में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि बाकी के कई कंट्रीज ने लूटे हुए आर्टिफैक्ट्स को वापस दे दिया है। जैसे डच गवर्नमेंट, जिनकी एडवाइजरी कमेटी की बात मानकर उन्होंने इंडोनेशिया के एंटीक्स जैसे प्रिंस डिपेनगोरो का डैगर वापस कर दिया। फ्रांस ने भी फ्रेंच कॉलोनियल एरा को एरा ऑफ हिस्टोरिकल क्राइम का नाम देकर सारे लूटे हुए आर्टिफैक्ट्स और एंटीक्स को वापस कर दिया। इनफैक्ट यूके ने खुद ने अफ्रीकन कंट्री बेनिन को उनके 125 इयर्स पहले लिए गए आइटम्स लौटा दिए। सो मतलब कोहिनूर और सभी ने बाकी लौटा दिए, लेकिन ये artifacts को साला वापस इंग्लैंड- करने के चांसेस हो सकते हैं, स्पेशली इंडिया भाई मैं कुछ बोल दूं, कभी बात हो जाएगी। इन्फ्लुएंस आज के तारीख में होल्ड कर रहा है। एक और एक थोड़ी अंदर की बात पता चली एनडीटीवी के एक आर्टिकल से कि कोहिनूर को लेकर पोजेसिवनेस या लालच रॉयल फैमिली और उनके गवर्नमेंट को ही है। ब्रिटिश सिटीजन्स को कोहिनूर से कोई भी लगाव नहीं है। इनफैक्ट वो तो चाहते हैं कि इंडिया की संपत्ति फिर से वापस इंडिया में ही आ हाँ तो जाए। दे दो We'll ना। give back some of the stuff that we took from you, yeah. और अगर इंडिया में कोहिनूर हीरा वापस से आ जाता है तो वो कहां पर जाएगा? वेल, ओडिशा के बीजेपी लीडर भूपिंदर सिंह ने यह कहा कि कोहिनूर को अब उसी जगह रखना चाहिए जहां उसके प्रीवियस होल्डर महाराजा रंजीत सिंह की आखिरी इच्छा थी, और वो जगह है पुरी का जगन्नाथ टेम्पल। अब मेरे हिसाब से तो अगर ये हो गया तो ये ना ही सिर्फ हमारे लिए नेशनली एक प्राइड की बात है, बल्कि इसके इकोनॉमिक इंपैक्ट्स भी काफी हो सकते हैं। एंड ब्रिटेन को जीडीपी खुद बढ़ेगी, इससे इंडिया से नेशनल अच्छे विजिटर्स रिलेशंस आएंगे। बनाने में आसानी होगी। इनफैक्ट अब तो इंडिया को अपनी जमीन पर लिथियम के अलावा कई सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी मिल चुके हैं, जो अगेन इंडिया के लिए एक ब्रेक थ्रू है और ब्रिटेन के लिए इंडिया को नाराज नहीं करने का एक और एक कारण। इस टॉपिक को मैंने डिटेल में कवर किया है इस वीडियो में। यहाँ पर आप क्लिक करके ये जान सकते हो कि इंडिया के हाथ में क्या लॉटरी लगी है। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला और आप काफी एक्साइटेड हो कि कोहिनूर हीरा इंडिया में वापस लौट आ सकता है, एक लाइक जरूर ठोकना। ओके तो गाइज आज का वीडियो आप लोग को देख के कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में जरूर से बताना। और गाइज हम लोग आज इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा सुनने में। तो गाइज आप लोगों को भी अगर मज़ा आए तो गाइज एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और गाइज मैं आपको ऐसे ही ऑर्डिनरी वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।